बच्चों, स्वागत है आपका हम सब के चैनल कंसेप्टम एकेडमी पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिजल्ट आ चुका है क्लास 10th का, 12th का। तो जिनका भी अच्छा रिजल्ट आया है उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका थोड़ा सा मन के मुताबिक वैसा मार्क्स नहीं आया है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप उससे सीखें ना, आपने क्या क्या गलतियां की हैं उस गलतियों से सीखे और उस सीख से आप नेक्स्ट एग्जाम में इम्प्लीमेंट करें। 10th के बच्चे हैं तो अपने मार्क्स से एनालाइज करें और सीखें, ठीक है ना। डिप्रेशन में नहीं जाने की जरूरत है। चलिए, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करें। चलिए, तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जेनेटिक्स क्लास 12th का लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, जो कि पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। अब जैसा कि आपके अयान सर किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डिटेल्स देते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, तो वार्म वेलकम करते हैं चैप्टर का, तो उसी तरीके से इस चैप्टर का भी वार्म वेलकम किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो ब्रांच है, ये जो यूनिट है वो जेनेटिक्स का है। तो इस जेनेटिक्स को समझते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स क्या होता है? जब माता पिता से, इसको अनुवंशिकी कहा जाता है हिंदी में, है ना। तो जब माता पिता से बच्चों में कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, हालांकि ये सब जो जेनेटिक्स की पढ़ाई है 19वीं सदी में स्टार्ट हुई, ठीक है। तो जैसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जोहान मेंडल को, ठीक है। तो मेंडल जब मेंडल के बारे के हिस्ट्री के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो मेंडल जब अपने एडल्ट एज में चले गए थे, आफ्टर 21st पार कर चुके थे, तो वो सोचते थे कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके कारण माता पिता से बच्चे सिमिलर होते हैं। क्या वो कुछ चीज़ है, क्या कोई फैक्टर है, क्या कोई जीन है जिसकी मदद से कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है। तो उन्होंने मैथमेटिकल अप्रोच यूज़ किया था इस चैप्टर में, क्योंकि वो एक मैथमेटिशियन ग्रेजुएट, फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएट भी थे, तो वो चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, देखिए, दुनिया को जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा है नहीं। हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं और सोचते हैं कि दुनिया उसी के हिसाब से होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में प्रॉब्लम्स या फिर सॉल्यूशन या कोई कंसेप्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो देख के नहीं होता है। तो क्योंकि उनका मैथमेटिकल अप्रोच था और उनके एक गुरु थे मेंडल के, तो उन्होंने उनको कहा था, और जब वो मतलब अपना मैथमेटिक्स का ऑनर्स करने के लिए गए थे, तो उन्होंने एक बात कहा था कि चाहे वो कोई भी चीज़ हो, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, उसके कंसेप्ट को हम लोग मैथमेटिक्स के किसी फॉर्मूले से लगा के पढ़ सकते हैं। तो ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, ये जो गुण सीखा मेंडल ने, इनको काफ़ी आगे काम आया और आज हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। मेंडल के जो टीचर थे, मतलब जो भी मेंटोर थे, उन्होंने एक गुण सिखाया जिसका यूज काफी अच्छे से किया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स बायोलॉजी का वह ब्रांच है। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about genes, their pattern of transferring from one generation to another and also about the variation। यानी कि जेनेटिक्स क्या है? एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग जीन के बारे में, जीन के एक्सप्रेशन के बारे में, जीन के ट्रांसफर के बारे में और उससे रिलेटेड वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक और ब्रांच है हेरिडिटी आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये सारा डेफिनेशन स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि जब कैरेक्टर्स का ट्रांसफर वन जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में होता है, उसको हेरिडिटी कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है बाबू? फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जोहान मेंडल। अच्छा, ग्रेगर जोहान मेंडल, आपको बता दे, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा मेंडल के हिस्ट्री पे। तो मेंडल के फादर उनको योहान नाम से बुलाते थे, योहान नाम से मेंडल के फादर। और उनके फादर मतलब उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो एज अ किसान था, फार्मर था। तो जब वो मतलब ग्रेजुएट हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा स्टडी में आगे बढ़ चुके थे, तब उन्होंने अपने नाम के आगे ग्रेगर लगाया था, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल। चलिए, और दूसरा साइंटिस्ट जो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हैं, वो है बैटिसन। वो कौन है? बैटिसन है। चलिए, अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स यहाँ पे देख सकते हैं। टर्म्स जो है वो हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे पहला टर्म आता है जीन जो वर्ड है आज हम लोग यूज करते हैं बाबू, लेकिन जीन को मेंडल फैक्टर कहते थे। मेंडल को ऐसा लगता था कि समथिंग इज देयर
through which the character is getting transfer from one generation to another। यानी कि मेंडल को ऐसा लगता था कि कुछ तो ऐसा है जिससे कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। जी, तो उसको मेंडल फैक्टर कहते थे, जिसको आज हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। अगर जीन को आपको डिफाइन करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जीन इज अ यूनिट विच कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इस तरीके से आप जीन का डिफाइन कर सकते हैं। ये एक बेसिक पॉइंट हो गया जीन के बाद एलेल। बहुत बच्चों को डाउट होता है, अब एलेल है, एलेल को आप एलेलोमॉर्फ भी कह सकते हैं। एलेल होता क्या है? साधारण भाषा में बच्चों को समझ ही नहीं आता, साधारण भाषा में समझे तो एलेल का मतलब होता है जीन के दो फॉर्म। किसी भी जीन का दो फॉर्म होता है। आगे एक्सेप्शन देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी आमतौर पे नॉर्मली हम लोग ये देखेंगे कि जीन का दो फॉर्म होता है, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रेसेसिव। अब इसके मतलब इसी के हिसाब से इसका भी टाइप्स बढ़ जाता है। पहले एलील्स को समझ लो कि क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम्स पे हर जीन का दो रूप होता है, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। वही एलेल या एलेलोमॉर्फ होता है। और जो एलेल्स का पोजीशन होता है बाबू, उसको लोकस कहते हैं। जीन को लोकस, और प्लूरल जब लोकस एक से ज़्यादा पोजीशन हो जाता है, एक से ज़्यादा मैपिंग हो जाता है, तो उसको लोकाई, लोकस का प्लूरल लोकाई हो जाता है। ये बात क्लियर है बाबू? ठीक है, आगे बढ़ा जाए, इजाज़त है आपकी? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एलेल क्या है? जीन का दो रूप है, डोमिनेंट और रेसेसिव। और ये जो है क्या कहते हैं, लोकस जो है वो एलेल्स का पोजीशन है बेसिकली क्रोमोसोम के ऊपर। चलिए अब हम लोग ये जो अरेंजमेंट है, तो एलेल्स को बांट देते हैं कुछ भागों में, जैसे होमोजाइगस, हेमीजाइगस और हेटेरोजाइगस। चलिए होमोजाइगस को समझ लेते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, बायोलॉजी को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? बायोलॉजी को हम लोग वर्ड को स्प्लिट करके पढ़ते हैं, तो स्प्लिट करते हैं। होमोजाइगस, होमो का मतलब सेम, जाइगस का मतलब जाइगोट, या फिर हम लोग यहाँ पे जीन समझ सकते हैं तो या एलेल समझ सकते हैं। तो जब किसी कैरेक्टर में, ठीक है, किसी जीन का दोनों एलेल सेम हो, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी जीन का दोनों एलेल सेम हो। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी, है ना? तो कैपिटल टी और कैपिटल टी जब आप लोग पढ़े होंगे, तो ये क्या है? एक जीन है जिसका दोनों एलेल सेम है। ये हो गया होमोजाइगस कंडीशन। बात करते हैं हेटेरो, तो होमोजाइगस का डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हैं बाबू, इसमें तो कंसेप्ट की बात है, कंसेप्टम एकेडमी में। अब आगे बढ़ते हैं हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्या होता है? हेटेरो का मतलब डिफरेंट और अदर, जाइगस का मतलब जाइगोट। तो जब जीन का दोनों एलेल डिफरेंट हो, एक डोमिनेंट हो, एक रेसेसिव हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? हेटेरोजाइगस कहा जाएगा। बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर ये बताइए कि होमोजाइगस और हेमीजाइगस में डिफरेंस क्या है? तो आप जब बेसिक कंसेप्ट शुरू से मेरा वीडियो देखें तो शायद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। होमोजाइगस का मतलब होता है कि एक जीन का दो सेम एलेल, हेटेरोजाइगस का मतलब होता है एक जीन का दो डिफरेंट एलेल, लेकिन हेमीजाइगस का मतलब होता है किसी एक जीन का एक एलेल और दूसरे जीन का एक एलेल जब बन जाता है, कंबाइन करता है किसी कैरेक्टर के लिए, तो उसको हेमीजाइगस कंडीशन कहा जाता है। जो बेटा एग्जांपल है मेल का क्रोमोसोम एक्स और वाई, बहुत बच्चे इसको हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं, लेकिन ये गलत है, ये हेमीजाइगस कंडीशन है। तुम खुद सोच के देखो ना, एक्स और वाई कभी भी देखे हो, जब भी कंडीशन लिया जाता है तो सेम अल्फाबेट वाला लिया जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। हेमीजाइगस क्या, सही बात बोल रहे हैं ना? तो हेमीजाइगस कंडीशन में क्या है कि अलग जीन, एक जीन उसका एक ही एलेल लिए, दूसरा जीन उसका एक ही एलेल लिए, तो इसका एक्स आ गया, इसका वाई आ गया, तो मिलकर एक्स वाई बन गया। तो ये एक एक्सेप्शन केस बन गया हेमीजाइगस। तो डाउट तो नहीं है ना? तो ये चीज़ क्लियर कर लेंगे। चलिए ठीक है, बहरहाल मेरा व्हाट्सअप भी है, मैं अपना नंबर दे देता हूँ ताकि जो भी डाउट्स वगैरह हो, नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, इसको देखिए, और जो भी डाउट्स वगैरह है डीपीपी के लिए, टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहरहाल आगे कुछ टर्म्स देख लेते हैं। अच्छा, एक टर्म है फिनोटाइप। अब फिनोटाइप भी मत नहीं समझ में आता। अब जैसे कि मान लीजिए कि आयान सर लंबे हैं, तो ये मेरा फिनोटाइप है, ठीक है, मैं लंबा हूँ, ठीक है, या नाटा हूँ, ये मेरा फिनोटाइप है, मैं आपको दिख रहा हूँ, तो जो मैं बाहर से दिख रहा हूँ वो मेरा फिनोटाइप है। लेकिन अब बताओ, मैं टॉल हूँ, तो मैं क्या कैपिटल टी के कारण टॉल हूँ या कैपिटल टी स्मॉल टी के कारण टॉल हूँ? ये आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? तो जो चीज़ नहीं दिखता है, जो जेनेटिक मेकअप आपको नहीं दिखता है, जीन का अरेंजमेंट आपको नहीं दिखता है, वो होता है जीनोटाइप। और जो आपको दिख रहा है, समझ रहे हैं ना, जो फिजिकल अपीयरेंस, यानी फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस,
टॉल है, ड्वार्फ है, शॉर्ट है, राउंड है, रिंकल्ड है, वायलेट है, वाइट है। तो ये सब हो गया फिनोटाइप। बट वो कैरेक्टर किस फैक्टर के कारण है, किस जीन के कारण है, उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, आप बताइए। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है ना। तो मेंडल जो है ना, वो यूज़ करते थे जीन की जगह पे फैक्टर वर्ड को। तो यहाँ पे फिनोटाइप का कंसेप्ट क्लियर हुआ। जो फिजिकल अपीयरेंस बाहर से दिख रहा होता है वो फिनोटाइप है, और जो जेनेटिक मेकअप होता है वो होता है जीन का अरेंजमेंट जो हमें नहीं दिखता है। चलिए, ये आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे फिलियल क्या होता है, फिलियल जनरेशन क्या होता है। तो जब भी हम लोग क्रॉसिंग वगैरह कराते हैं, अच्छा क्रॉस, अब यहाँ पे पहले क्रॉस देख लेते हैं, ठीक है। जो है बाबू दो तरीके का होता है, एक होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनो का मतलब होता है सिंगल और हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, चलिए एक टर्म इसको से पहले देख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि जब दो प्लांट को क्रॉस कराया जाता है बाबू आर्टिफिशियली जब दो प्लांट को क्रॉस करा के जो रिजल्ट आता है उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और रिजल्ट को हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी एक कैरेक्टर को पकड़ के क्रॉस कराया जाता है, किसी एक कैरेक्टर को ही इन्फ्लुएंस में लेके क्रॉस कराया जाता है, तो वो होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और डाई हाइब्रिड तुम लोग बताओ क्या, जोर से। डाई हाइब्रिड, डाई का मतलब दो, हाइब्रिड का मतलब आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया प्लांट। तो जब दो कैरेक्टर को मद्देनजर रख के, दो कैरेक्टर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रख के क्रॉस कराया जाता है, उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, ठीक है बेसिकली। तो ये क्रॉसेस वगैरह देख लिए, कुछ रिलेटेड टर्म्स हम लोग देख लिए। इस चैप्टर को मजाक में ना ले, अच्छे से पढ़े इस चैप्टर को, और जो भी अभी बेसिक कंसेप्ट बताया उसको देख लें, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, और कुछ छूटा है तो मैं फिर कभी कवर कर दूंगा। और आप लोग क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। जो ज़रूरतमंद है, जो नीडी स्टूडेंट्स है, उनको वीडियो शेयर करें ताकि वीडियो उन तक पहुंच सके, उनसे सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।